हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। गुड मॉर्निंग सभी को। आई होप सभी लोग आप अच्छे होंगे, तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी। हमारे जो एग्जाम्स है नॉर्सेट का वो बहुत करीब आ गया है। आज 7 तारीख हो गई है। 14 तारीख का हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है नॉर्सेट का। ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जिस जो कि ओबीसी के रिगार्डिंग होने वाले हैं कि ओबीसी के जो मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद ही उसका आंसर करेंगे। किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है। सारे सारे क्वेश्चंस बहुत ही सटीक हैं और बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे लेकिन थोड़ा ट्रिकी होंगे कि कैसे एग्जाम्स के अंदर कैसे आपको घुमाया जाता है, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आज गणेश चतुर्थी है, तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा आप सभी को तरक्की प्रदान करे और जल्दी से जल्दी आप अपनी नौकरी लगे, ताकि आपको किसी भी बसड़ से नहीं गुजरना पड़े। आपको पता है कि अब जो एम्स है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अपनी वैकेंसीज निकाल रहा है, क्योंकि वो नर्सिंग को खत्म करना चाहता है, प्राइवेट प्राइवेट में डालने चाहते हैं। ठीक है। नर्सिंग की जो परमानेंट भर्तियां हैं वो एम्स खत्म करना चाहता है, इसीलिए हम इसका विरोध भी करेंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाओ, फटाफट से परमानेंट हो जाओगे, नहीं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट में ही आपको लगना पड़ेगा। आगे बात समझ में चलिए। आज की जो क्लास है हम स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशनल थॉट के बारे में जानते हैं। आज रास्ता बना लिया है, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल ही जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल ही जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश, हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो आप सभी को सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है, अपनी मेहनत पे विश्वास करना है, अपने माँ बाप के ऊपर विश्वास रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, ताकि किसी भी तरह की परेशानी आपके पास नहीं आ पाए, आपके निकटतम नहीं आ पाए। हमेशा संघर्षशील रहें, हमेशा कॉन्फिडेंट रहें, किसी भी चीज को इतना ज्यादा सीरियस ना लें, इतना ज्यादा सीरियस ना लें ताकि वो आपके हावी हो जाए। इतना ज्यादा आपको किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अपने संघर्ष पे विश्वास करें, अपनी मेहनत पे विश्वास करें और लगातार पढ़ते रहें। आगे बात समझ में। तो हमेशा पढ़ते रहना है और सिलेक्शन तक पढ़ते रहना है। आगे बात समझ में। चलिए आज के जो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सेशन के अंदर हम पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन लेंदी होंगे, क्वेश्चन थोड़े लेंदी होंगे लेकिन अच्छे होंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। A 45 years old woman has been having the menorrhagia। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक 45 ओल्ड वुमेन है एंड हैज बीन हैविंग द मेनोरेजिया एंड मेट्रोरेजिया। मेनोरेजिया है पेशेंट को और मेट्रोरेजिया है पूरे सेवरल मंथ्स। कितने मंथ से है पता नहीं, बहुत दिनों से है। शी इज आल्सो फीलिंग वेरी टायर्ड। शी इज आल्सो फीलिंग वेरी टायर्ड मतलब थकी हुई, उसको ऐसा महसूस होता है कि मैं बहुत थक गई हूँ। एंड रन डाउन, and which is the most likely exam explanation for her fatigue, कि उसके लिए कौन सा एक्सप्लेनेशन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट माना गया है। उसकी कंडीशन को लेके, उसकी कंडीशन को लेके कौन सा ऑप्शन करेक्ट माना गया है, उस क्वेश्चन के बारे में ये बताया गया है। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन को समझना है सिर्फ आपको। देखो ये क्वेश्चन कैसा है बच्चों, ये क्वेश्चन कैसा है, हमारी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है। कैसा है? मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आपको पता होना चाहिए कि 45 इयर्स की फीमेल पेशेंट है, एक तो ओल्ड एज पेशेंट है, उसको क्या कंडीशन हो रही है? मेनोरेजिया हो रहा है, मेट्रोरेजिया हो रहा है। इन दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए। मेनोरेजिया का मतलब क्या होता है, मेट्रोरेजिया का मतलब क्या होता है। अगर इन दोनों का मतलब आपको पता है तो आप 100% इसका आंसर कर पाओ। चलिए सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं कि देखो मेट्रोरेजिया या मेनोरेजिया का मतलब क्या है। सबसे पहली बात करते हैं मेनोरेजिया की। देखो मेनोरेजिया जो वर्ड होता है, मेनोरेजिया जो वर्ड है उसका मतलब होता है हैवी ब्लीडिंग, हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग।
इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है कि ब्लड का लॉस ज्यादा हो रहा है। दूसरी कंडीशन बताई गई है मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया का मतलब क्या है कि ब्लीडिंग ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स, कि भैया इनको क्या हो रही है, स्कैंटी ब्लीडिंग होती है इसके अंदर। कैसी होती है? स्कैंटी ब्लीडिंग होती है बिटवीन द पीरियड्स। अब ये दोनों बातों के अंदर आपको समझना, ज्यादा इनके अंदर डिफरेंस नहीं है, ज्यादा इनके अंदर डिफरेंस नहीं बताया गया है, सिर्फ और सिर्फ छोटा मोटा डिफरेंस आपको इसमें देखने को मिलेगा। मेट्रोरेजिया का मतलब होता है, जैसे कि मेट्रो, इसको दोनों के मतलब आपको समझना है, मैं आपको समझाता हूँ, ट्रिक है मेरे पास एक। मेट्रो में तो आप सभी बैठे होंगे, मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में, जयपुर मेट्रो में, बेंगलोर मेट्रो में, कहीं ना कहीं तो मेट्रो में बैठे होंगे। अगर जो बंदे नहीं बैठे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ मेट्रो क्या करती है। मेट्रो क्या करती है, एक स्टेशन आया, रुक गई, दूसरे स्टेशन पे फिर आया, फिर रुक गई, फिर तीसरे स्टेशन पे आया, फिर रुक गई। तो इसी प्रकार मेट्रो रुकती है, इसी प्रकार इसका नाम दिया है मेट्रो रेजिया। तो मेट्रो रेजिया से आपको समझना है कि बिटवीन द ब्लीडिंग, बिटवीन द पीरियड्स के बीच बीच में हल्की हल्की ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी। बिटवीन आपको पीरियड्स के बीच में हल्की हल्की ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी, उसको कहते हैं मेट्रोरेजिया। रुक रुक के ब्लीडिंग का आना क्या कहलाता है? मेट्रोरेजिया कहलाता है। और एक होता है मेनोरेजिया। मेनोरेजिया का मतलब एक साथ ही हैवी ब्लीडिंग हो जाना, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाना, उसको कहते हैं मेनोरेजिया। अब इन दोनों के अंदर क्या कंडीशन आपको देखने को मिली है? अल्टीमेट जो कंडीशन देखने को मिली है वो क्या देखने को मिला है कि ब्लड लॉस देखने को मिला है। और जब भी पेशेंट के अंदर ब्लड लॉस होता है, जब भी पेशेंट के अंदर ब्लड लॉस होता है तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन या आयरन हम कह सकते हैं। आयरन की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, डिक्रीज हो जाता है, कि भैया बिल्कुल होता है। और जब ये डिफिशियंसी डिक्रीज हो जाती है, ऑक्सीजन को कैरिंग कौन करता है? कि भैया हीमोग्लोबिन करता है। और जब हीमोग्लोबिन ही कम होगा, आयरन ही कम होगा, तो हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन की कैरिंग कैरिंग जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी है, वो क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। और जब भी ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी आपकी बॉडी के अंदर कम होती है तो आपको लेथार्जी महसूस होता है, फटीग महसूस होता है, आपको थका हुआ देखने को मिलता है। आदमी कैसा देखने को मिलता है? थका हुआ देखने को मिलता है। तो पेशेंट कैसा देखने को मिलेगा यहाँ पे? कैसा देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों? फटीग देखने को मिलेगा, लेथार्जी देखने को मिलेगा। आई बात समझ में? मेरी थोड़ी तबीयत खराब है तो बार बार आपको ऐसे खांसने को देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्यादा मैं तेज बोलता हूँ तो उस चक्कर में खांसी भी आती है, तो उसको मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बाकी आपकी किसी भी कंडीशन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से बार बार पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो। ठीक है? तो किसी भी तरह का डाउट आपको नहीं रहना चाहिए, हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे आप कॉल करके पूछ सकते हो, 9056064291। ठीक है? आप यहाँ से व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ना चाहते हो, जहाँ पे डेली बेसिस पे क्या करते हैं, हम क्वेश्चन आंसर्स को डील करते हैं डेली बेसिस पे। काफी बच्चे हैं, काफी बच्चे वहां पे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ना चाहते हो तो प्लीज इस नंबर पे आप कॉल करें, मैसेज करें, आपको वहां तक जोड़ा जाएगा। हाँ, अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया यहाँ पे तो ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड लॉस के चक्कर में हीमोग्लोबिन भी जा रहा है, हीमोग्लोबिन के चक्कर में वो पेशेंट को क्या देखने को मिल रहा है? ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी कम देखने को मिली है, उसकी वजह से पेशेंट को फटीग हो रहा है। क्वेश्चन के अंदर यही तो पूछा है कि पेशेंट क्या कर रहा है, पेशेंट आल्सो फीलिंग, देखो सेवरल मंथ से उसको ये कंडीशन हो रही है, आल्सो फीलिंग वेरी टायर्ड, मतलब कि बहुत ज्यादा थक गई है पेशेंट। एंड देखो क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ चीजों ऐसी होती है जिनको निकालना होता है। देखो फटीग, टायर्ड, टायर्ड एंड रन डाउन, लेटा रहना। रन डाउन का मतलब वो लेट जाती है, उसको ऐसा फील होता है कि बस मैं लेटी ही रहूं, किसी काम में मन नहीं लगता है। उस कंडीशन के अंदर आपको ये कंडीशन देखी जाती है। कौन कौन सी कंडीशन मेनोरेजिया के अंदर देखी जाती है, मेट्रोरेजिया के अंदर देखी जाती है? क्योंकि अंदर अंदर ब्लड लॉस देखने को मिलता है, हैवी ब्लड लॉस देखने को मिलता है। तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन फॉर द फटीग, कि फटीग के लिए हम कौन सा कंडीशन के अंदर जाएंगे? देखो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला आंसर क्या दे रखा है, ऑप्शन क्या दे रखा है? हार्मोनल चेंजेस रिलेटेड टू द मेनोपॉज, की मेनोपॉज
अगर मीनोपॉज होता है पेशेंट को मीनोपॉज का मतलब क्या होता है कि ब्लीडिंग का रुक जाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना, लेकिन यहाँ पे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है, तो मीनोपॉज का तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर नहीं आती तो कंडीशन बताते, तो यहाँ पे तो आ रही है, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ बताया गया है, तो मीनोपॉज वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब मीनोपॉज का मतलब आप सभी को पता है, मीनोपॉज का मतलब क्या होता है? परमानेंटली स्टॉप मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि परमानेंट ही बंद हो जाना मेंस्ट्रुअल साइकिल का मीनोपॉज कहलाता है। साइकोलॉजिकल एक्सोशन प्रोड्यूस बाय द कंटिन्यूअस वरी अबाउट द इलनेस, की भाई वो सोचते सोचते परेशान हो गई है, बहुत ज्यादा परेशान हो रही है उस इलनेस के कारण, नहीं, ऐसा भी नहीं है। इंटरफेयर विद द डाइजेशन का भी यहाँ पे कोई रोल नहीं है। इंटरफेयर डाइजेशन ड्यू टू द प्रेशर ऑन द स्मॉल बाउल पे प्रेशर क्यों पड़ेगा यहाँ पे? यहाँ पे किसी प्रकार का कोई हर्निया हुआ है पेशेंट को? नहीं हुआ है ना, तो प्रेशर क्यों पड़ेगा? कॉन्स्टिपेशन हुआ है पेशेंट को? नहीं हुआ है, तो यहाँ पे प्रेशर पड़ने की कोई बात नहीं की गई है। यहाँ पे बताया गया है कि डिक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द क्लाइंट ब्लड ड्यू टू द क्रोनिक ब्लड लॉस और आयरन लॉस। करेक्ट आंसर इज अ 4। जैसा कि मैंने आपको बताया है उसी कंडीशन के हिसाब से आपको आंसर यहाँ पे देखने को मिला है। आगे बात समझ में, जब भी पेशेंट की बॉडी में ब्लड लॉस होता है, चाहे यही कंडीशन हो चाहे कैसी भी कंडीशन हो, जब भी बॉडी के अंदर चाहे ट्रॉमा कंडीशन हो चाहे कैसी भी कंडीशन में अगर पेशेंट के अंदर ब्लड लॉस होता है, तो वो थकान महसूस करता है। अगर आपको इंटरनल ब्लीडिंग भी होती है तो भी कंडीशन कैसी देखने को मिलती है? थकी हुई, टायर्ड आपको देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The nurse is caring for a woman and who had an hysterectomy. Who had hysterectomy? देखो hysterectomy का पेशेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Who had hysterectomy? hysterectomy का मतलब आपको पता होना चाहिए। And which vascular complication should the nurse to be specially specially alert for because of the location of surgery? कि आपको ऐसी कौन सी चीज आपको देखनी है स्पेशली कि इस कंडीशन को करने से ये कंडीशन पैदा होती है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको आज समझाने वाला हूं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, समझना क्वेश्चन को। देखो पेशेंट कैसा है? हिस्टेक्टमी का पेशेंट है। पेशेंट कैसा है मेरे प्यारे बच्चों? हिस्टेक्टमी का पेशेंट है। जब हिस्टेक्टमी का पेशेंट होता है तो उस कंडीशन के अंदर बहुत सारी कंडीशंस वेरी करती हैं। बहुत सारी कंडीशंस का मतलब है कि हिस्टेक्टमी ही बहुत टाइप की होती है। देखो सबसे पहली बात मैं आपसे हिस्टेक्टमी की करता हूं। हिस्टेक्टमी कितने टाइप्स की होती है? देखो टाइप्स, मेन टाइप्स के बारे में बताऊंगा, टाइप्स ऑफ हिस्टेक्टमी। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इसको बिल्कुल भी जहन में रखना है, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है। इंपॉर्टेंट सवाल क्या होते हैं? हमेशा याद रखने होते हैं। सबसे पहली चीज एक तो होती है हिस्टेक्टमी। सबसे पहली चीज होती है, एक तो होती है हिस्टेक्टमी। हिस्टेक्टमी के अंदर क्या देखने को मिलता है? हिस्टेक्टमी के अंदर क्या देखने को मिलता है कि रिमूवल ऑफ यूट्रस, रिमूवल ऑफ यूट्रस। इसका मतलब पता लगा कि यूट्रस को ही बाहर निकाल देना क्या कहलाता है? हिस्टेक्टमी कहलाती है। सिंपल बात समझ में आई। एक होता है पार्शियल या सब टोटल, एक होता है पार्शियल या सब टोटल हिस्टेक्टमी। उसके अंदर क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ यूट्रस बट नॉट सर्विक्स। लिख लेना बच्चों, उनको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सब टोटल हिस्टेक्टमी क्या होती है? देखो सब टोटल हिस्टेक्टमी के अंदर सिर्फ और सिर्फ यूट्रस वाले पार्ट को निकाला जाता है, यूट्रस नहीं, फंडस वाले पार्ट को या बॉडी वाले पार्ट को निकाला जाता है। सर्विक्स को वहीं के वहीं छोड़ दिया जाता है। आप सभी को पता है। देखो यूट्रस के अगर मैं आपसे बात करूं तो यूट्रस के 4 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं यूट्रस के?
4 पार्ट होते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैंने इस पे क्लासेस ली हुई हैं, मैं थोड़ा डायग्राम में हल्का हूँ, तो इसीलिए मैं आपको एक मोटा-मोटा डायग्राम बना देता हूँ, कि ये तो हमारा बॉडी वाला पार्ट होता है, ये हमारा फंडस वाला पार्ट होता है, और ये हमारा सर्विक्स वाला पार्ट होता है, बीच में होता है स्टमक, जो कि बॉडी और सर्विक्स को कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये हमारे 4 पार्ट होते हैं। चारों पार्टों में से 3 पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ यूट्रस वाले पार्ट को ही रखा जाता है। आगे बात समझ में? तो हमने क्या-क्या देखा? हमने देखा हिस्टेक्टॉमी के बारे में देखा, पार्शियल हिस्टेक्टॉमी के बारे में देखा, एक होती है टोटल हिस्टेक्टॉमी। टोटल हिस्टेक्टॉमी के अंदर क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ यूट्रस प्लस सर्विक्स, ओवरीज एंड फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को आपने निकाल दिया, आपने उसके यूट्रस को निकाल दिया, आपने सर्विक्स को निकाल दिया, आपने ओवरी को निकाल दिया। इन चारों पार्टों को निकालना टोटल हिस्टेक्टॉमी कहलाता है। एक होता है जो कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, पैन हिस्टेक्टॉमी। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पैन हिस्टेक्टॉमी का मतलब क्या होता है? देखो, पैन का मतलब होता है कि इर्द गिर्द के सारे पार्टों को निकाल देना, कंप्लीट कर देना। पैन हिस्टेक्टॉमी का मतलब होता है कंप्लीट। कल की बात बताता हूँ, कल मैं ड्यूटी पे था हमारे एम्स के अंदर, क्योंकि एम्स के अंदर बहुत सारी चीजें जो है अपग्रेड होती रहती हैं रोज के रोज, और वहां पे आपको नए नए डॉक्टर्स से सामना करना पड़ता है, जो कि अलग अलग लैंग्वेज में बातें करते हैं, इन द सेंस बातें तो इंग्लिश में ही करेंगे, लेकिन इंग्लिश में भी बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं हर चीज के। एक पेशेंट के, जो मेरा पेशेंट था, उसके सारे कल्चर्स भेजने थे मुझे। ब्लड कल्चर, देखो कल्चर्स का मतलब होता है, जब भी पेशेंट को फीवर आता है, जब भी पेशेंट को फीवर आता है और फीवर कंटिन्यूअस रहता है, तो उस कंडीशन के अंदर स्पेसिफिक मेडिसिन चलाने के लिए कि कौन सा बैक्टीरिया इसके अंदर पनप रहा है, कौन सा इन्फेक्शन जो है बॉडी के अंदर हुआ है पेशेंट की, तो उस कंडीशन को पता लगाने के लिए हमें कल्चर मीडिया भेजना होता है। कल्चर 3 प्रकार के होते हैं। कल्चर हम तीन प्रकार के भेजते हैं। सबसे पहला कल्चर होता है ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर एक होता है बाल कल्चर। देखो, ब्लड कल्चर के अंदर ब्लड सैंपल लिया जाता है। बाल कल्चर के अंदर हम बाल सैंपल लेते हैं। बाल सैंपल का मतलब स्पुटम लेते हैं पेशेंट का, ट्रेकोस्टमी से लेते हैं, ईटी ट्यूब से लेते हैं। और एक होता है यूरिन कल्चर। इन तीनों कल्चरों को हम जब भी पेशेंट को भेजते हैं, तो इसका मतलब उसको स्पेसिफिक मेडिसिन हमें चलानी है, ताकि उसका फीवर जो है वो कम हो जाए। क्योंकि हर बैक्टीरिया के लिए हर स्पेसिफिक मेडिसिन बनी हुई है। हर स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए एक एंटीबायोटिक स्पेसिफिक बनी हुई है, ताकि वो बैक्टीरिया उससे किल हो सके। आगे बात समझ में? देखो, जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है, तो हम उसको एंटीबायोटिक देते हैं नहीं देते हैं? तो वो जो होती है वो एकदम हम कह सकते हैं ब्लाइंडली होती है, हमें नहीं पता कौन सा बैक्टीरिया उसकी बॉडी के अंदर है। हमें क्या पता? हमें वही कल्चर करवाएंगे, हम टेस्ट करवाएंगे, तभी तो हमें पता लगेगा कि साल्मोनेला टाइफी है, क्लैप्सिला है, जो भी है, तो उसके अगेंस्ट हम दवाई चलाते हैं। लेकिन जब भी हमारे पास इनिशियली पेशेंट आता है, तो हम उसको एक 2-3 हमारी एंटीबायोटिक्स होती हैं, ऑगमेंटिन होती है, मैग्नेक्स होती है ना? उन सबको हम चलाते रहते हैं। और जब हमें लगता है कि पेशेंट का फीवर नहीं उतर रहा है, तो हमें कल्चर्स भेजने होते हैं पेशेंट के, और कल्चर भेज के उसका हम क्या करते हैं, उसको स्पेसिफिक मेडिकेशन देते हैं। अब कल क्या हुआ था, कल मेरे को एक डॉक्टर ने बोला कि ब्रदर, इसको पैन कल्चर्स भेजने हैं। क्या भेजने हैं? पैन कल्चर्स भेजने हैं। देखो, मैंने आपको बताया कि जिसके भी आगे पैन लग जाता है, उसका मतलब कंप्लीट हो जाता है। उसका मतलब कंप्लीट हो जाता है। उसका मतलब कंप्लीट हो जाता है। 3 बार इसलिए बोला है कि आपको समझ में आ जाए। पैन का मतलब होता है कंप्लीट, तो पैन हिस्टेक्टॉमी का मतलब होता है कंप्लीट। उसके सारे चीजों को निकाल देंगे हम, जितनी भी चीजें उसके आसपास हैं उनको सबको निकाल देना। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया, मैं तो इस बात को समझ गया, लेकिन मेरा एक कलीग था जो कि पेन कल्चर्स के बारे में नहीं समझ पाया।
जो दूसरा नर्सिंग ऑफिसर था उसको समझ में नहीं आया कि मैडम ने क्या बोला, पेन कल्चर का मतलब क्या है। देखो कल्चर तो जनरली डॉक्टर्स बोल देते हैं कि इसके तीनों कल्चर्स आपको भेजने हैं, ब्लड कल्चर भेजना है, बाल भेजना है, यूरिन कल्चर भेजना है। लेकिन उस डॉक्टर ने डायरेक्टली एक वर्ड में बोल दिया पेन कल्चर्स भेज दो। तो पेन कल्चर का मतलब क्या है कि कंप्लीट कल्चर भेज दो, तीनों के तीनों कल्चर्स भेज दो। सिंपल बात है। अगर आपको इतना बड़ा नहीं बोलना है तो आप छोटा सा बोल सकते हो। तो हर चीज का एक मतलब होता है, हर चीज का एक, तो आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत सारी चीजें काम आने वाली हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि पेन हिस्टेक्टमी का मतलब होता है कि सारे की सारी चीजों को निकाल देना। आप कौन कौन सी चीज निकालते हैं देखो, इसके अंदर निकालते हैं, देखो रिमूवल ऑफ यूट्रस, सर्विक्स, यूट्रस निकाल दिया, सर्विक्स निकाल दिया, फैलोपियन ट्यूब निकाल दी, ओवरीज आपने निकाल दी, प्लस लिम्फ नोड। क्या निकाल दिया आपने? लिम्फ नोड भी निकाल दिया। इस कंडीशन का मतलब होता है पेन हिस्टेक्टमी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? पेन का मतलब आपको समझाना समझ में आ गया? चलिए, अब क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया है? क्वेश्चन के अंदर बताया गया है मेरे प्यारे बच्चों कि ऐसी कौन सी सर्जरी है। देखो, नर्स केयरिंग फॉर द वुमेन हु हैड द हिस्टेक्टमी। एक पेशेंट है जिसको हिस्टेक्टमी हुई है, तो विच कौन सी वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन शुड बी द नर्स स्पेशली अलर्ट बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ सर्जरी। कौन सी लोकेशन के लिए वो सर्जरी क्या रहेगी, वो एकदम क्या रहेगी, अलर्ट रहेगी। देखो, क्या बताता हूँ मैं आपको कि जब भी कोई पेशेंट होता है, कोई भी पेशेंट होता है, जब भी पेल्विक सर्जरी होती है, पेल्विक एरिया की जब भी सर्जरी होती है, तो वो पेशेंट होता है हाईली रिस्क पे, हाई रिस्क ऑफ किसकी बच्चों? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की। किसकी? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की। थ्रोम्बस फ्लेवस, फ्लेबाइटिस का मतलब होता है वेन क्या, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन। फ्लेबाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ वेन। क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। फ्लेबाइटिस और एक होता है एन्यूरिज्म। दो चीजें होती हैं। फ्लेबाइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ वेन। ठीक है। और एन्यूरिज्म का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ आर्टरी। तो इन दोनों बातों का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बताया कि जो पर्सन हमारा सर्जरी पे होता है, किसकी पेल्विक एरिया की सर्जरी पे होता है, वो कैसा होता है? डेवलप थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के चक्कर में होता है। मतलब वहां पे थ्रोम्बस बन सकता है वेन्स के अंदर। वेन्स में, वेन्स कैसी हो सकती हैं? फ्लेबाइटिस, सूजन आ सकती है वहां पे। और आपको वेरिकोज जो वेन देखने को मिलती है, वेरिकोज वेन कहाँ देखने को मिलती है? जो बंदे लॉन्ग टर्म से खड़े रहते हैं, वेरिकोज वेन कहाँ देखने को मिलती है? मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है प्रेगनेंसी के अंदर, क्योंकि बॉडी का वेट बढ़ता है। बॉडी का वेट कहाँ पड़ता है? हमारे पैरों के अंदर पड़ता है। जब पैरों के अंदर पड़ता है तो प्रेशर पड़ता है हमारी वेन्स के ऊपर, काफ मसल्स के अंदर। काफ मसल्स के अंदर क्या बनता है? काफ मसल्स के अंदर जो वेन्स प्रेजेंट होती हैं लेग्स में, जो हम कहते हैं पिंडियों में, जो हमारी वेन्स प्रेजेंट होती हैं, वहां पे आपको वेरिकोस वेन देखने को मिलती है। वेरिकोस का मतलब होता है टाइटनेस हो जाती है वहां पे। क्या देखने को मिलती है? गांठ आपको देखने को मिल सकती है। तो उस कंडीशन को कहते हैं वेरिकोस वेन। ये मोस्टली प्रेगनेंसी के अंदर देखी जाती है। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये किसके अंदर कॉमन देखने को मिलती है, जो हमारे लंबे समय तक कोई व्यक्ति खड़ा रहता है, सपोज 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे लंबे समय तक खड़ा है, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, ठीक है, और जो आपके पानी पूरी बेचते हैं, ठीक है, जिन जो लोकल धंधे करते हैं, उनके अंदर जो उनके पैरों में वेरिकोस वेन देखने को मिल सकती है। इसीलिए ज्यादा लंबा समय तक नहीं खड़ा रहना है। आगे बात है, जिसका भी पहला आंसर था बच्चों वो कंप्लीट है। एयोटिक एरिज्म और सेरिब्रल एम्बोलिज्म का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। The nurse is caring for
An adult woman and who had the vaginal hysterectomy today. वजाइनल हिस्टेक्टमी का मतलब होता है कि वजाइना से निकाला गया है पूरा पार्ट, किसी भी प्रकार का पेट में कट नहीं लगाया गया है, एब्डोमेन पे कट नहीं लगाया गया है, इसीलिए वहां से वजाइनल बोला है। रूट्स होते हैं बच्चे, इसके रूट होते हैं, देखो हिस्टेक्टमी के रूट्स होते हैं, या तो वजाइना से निकालेंगे हम यूट्रस को या फिर एब्डोमेन से निकालेंगे। तो दो ही रूट होते हैं मेनली, या तो वजाइना से निकालते हैं या फिर कहां से निकालते हैं, एब्डोमेन से निकालते हैं। And the client is now returned to the nursing care unit and following uneventful stay in the post anesthesia care unit, मतलब एनेस्थीसिया उसको दिया गया था, एनेस्थीसिया उसके देने के बाद वो कहाँ आ गई है, यूनिट के अंदर आ गई है। एंड व्हाट इज अ प्रायोरिटी एक्शन फॉर दिस क्लाइंट, क्या ऑफर करेंगे हम उसको, बेड पान ऑफर करना है, एनकरेज द कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग, उसको क्या करनी है, कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग के लिए बोलना है, इमीडिएट एडमिनिस्टर द पेन मेडिकेशंस के लिए बोलना है, एंड असिस्ट द चेस्ट ट्यूब पेटेंसी के लिए बोलना है। फटाफट से आंसर करेंगे इसका बच्चों, क्या आंसर रहने वाला है, क्या आपका दिमाग इसके अंदर क्या चल रहा है। बताएंगे फटाफट से क्या आंसर आपका रहने वाला है। देखो जब भी हमारी सर्जरी होती है, देखो वजाइना से निकाला है, वजाइनल रूट से निकाला है यूट्रस को, तो उतना ज्यादा हम कह सकते हैं कि उतना ज्यादा वहां पे स्टेजेस नहीं आए होंगे, ठीक है, वहां पे उतने ज्यादा स्टेजेस नहीं आए होंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, जब आपने वहां से निकाल दिया तो उस पे वहां पे ड्रेनेज सिस्टम भी होगा, वहां पे क्या होगा, जो गंदा ब्लड होता है उसको निकालना भी बहुत जरूरी होता है। देखो जब भी आपने किसी ऑर्गन को निकाला तो वहां पे कुछ ऑर्गन्स के पार्ट रह जाते हैं, कुछ टिश्यू वहां पे रह जाता है, वहां पे गंदा ब्लड रह जाता है, तो उस ब्लड को निकालने के लिए हमें क्या करना है, पेशेंट को बोलना है कि कफ करो और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो। क्या करो, एनकरेज बोल रहा है कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग के लिए, क्या करना है, पेशेंट को कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग के लिए बोलना है, ताकि उससे क्या हो सके, कफ करेगी पेशेंट तो क्या देखने को मिलेगा, वहां से जो गंदा ब्लड होगा या फिर हम कह सकते हैं ड्रेनेज होगा, वो बाहर एक्सपेल आउट हो जाएगा थ्रू द वेजाइना। थ्रू द वेजाइना वो क्या देखने को मिलेगा, आपको बाहर एक्सपेल आउट देखने को मिलेगा। अगर वो नहीं निकलता है तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। डीप ब्रीदिंग से क्या होगा, उसकी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगी और कफ करने की क्षमता भी उसकी बढ़ेगी। जितना अच्छा कफ करेगी उतना अच्छा वो क्या करेगी, वहां के सफाई करेगी और सफाई हो सकती है। आगे बात समझ में, जितना अच्छा कफ करेगी वहां से क्या निकलेगा, वहां से एक्सपेल आउट होने के चांसेस ज्यादा होंगे, किसके, हमारे गंदे ब्लड के। क्या मेरी बात समझ में आ गई। ड्रेनेज सिस्टम के जो ब्लड होता है, किसी भी सर्जरी के बाद जब हम एक पाइप लगाते हैं ड्रेनेज करने के लिए, हम कहते हैं कि ड्रेन लगा रखे हैं, रोमो ड्रेन होता है, पेनरोज ड्रेन होता है, बहुत सारे ड्रेन होते हैं। तो उन ड्रेन को निकालने के लिए एक क्या किया जाता है, कफिंग की जाती है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज की जाती है। देखो बेड पान का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, इमीडिएटली एडमिनिस्टर द नर्सिंग केयर। देखो नर्सिंग आपको क्या करना है, पेन मेडिकेशन को नहीं देना है, क्योंकि पेशेंट कैसा है, अभी उसको एनेस्थेटिक इफेक्ट है, उसको क्या है, अभी एनेस्थीसिया दिया हुआ है, तो इमीडिएटली हमें नहीं देना है। अगर पेन होता है तो आपको पेन की मेडिकेशंस देनी है, अगर उसको चल रही हैं तो, ठीक है, नहीं तो आपको डॉक्टर को बताना है। अच्छा चेस्ट ट्यूब का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, चेस्ट ट्यूब का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, चेस्ट ट्यूब का कोई मतलब ही नहीं। बहुत बढ़िया, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए वुमेन द डे आफ्टर द इंसर्शन ऑफ द रेडियम रोड्स। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना क्वेश्चन को। एक नर्स क्या कर रही है, केयरिंग फॉर द वुमेन एंड इंसर्शन ऑफ द रेडियम रॉड्स एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर ऑफ सर्विक्स। देखो रेडियम रॉड्स सर्विक्स के अंदर फंसाई गई है, सर्विक्स के कैंसर को ट्रीट करने के लिए रेडियम और रॉड्स वहां पे डाली गई हैं। द वुमेन कॉल्स नर्स एंड सेज देयर इज समथिंग बिटवीन माई लेग्स। भैया क्लाइंट क्या कह रहा है कि मेरे टांगों के बीच में कुछ ना कुछ फंसा हुआ है। इट फेल्ट आउट बाय मी, कि मैंने उसको फील किया है। एंड विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल एक्शन टू द नर्स। अब यार इसके अंदर कुछ बहुत लेंदी बातें हैं, इसके अंदर कुछ लेंदी बातें हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझाना चाहूंगा।
देखो जब भी हम कैंसर ऑफ सर्विक्स होता है तो हम क्या करते हैं सर, कैंसर का ट्रीटमेंट क्या होता है? रेडिएशन थेरेपी होती है और क्या होता है, प्लस कीमोथेरेपी होती है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। एक तो होती है रेडिएशन थेरेपी, एक होती है कीमोथेरेपी। ये दो ही थेरेपी होती है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। किसी भी चीज का कैंसर हो, हमें दो ही थेरेपी को अपनाना होता है, क्योंकि दो ही थेरेपी चली होती है। ठीक है, जो कीमोथेरेपी होती है, सॉरी रेडिएशन थेरेपी होती है, वो दो तरह की होती है। एक तो होती है एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी और एक होती है इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी। एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब है कि आपने किसी पार्ट, सपोज इस पार्ट पे कैंसर हुआ है, सपोज दैट, ठीक है, या ओरल कैविटी का कैंसर हुआ है, तो यहाँ पे हम बाहर से रेडिएशंस देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, इंटरनल के अंदर हम क्या करते हैं कि अंदर ही हम इम्प्लांट करते हैं रेडियो ऑप्टिक सब्सटेंस को, और बाहर से रेडिएशंस देते हैं, ताकि वो रेडियो ऑप्टिक जो सब्सटेंस हमारे अंदर प्रेजेंट है वो क्या करे, उस चीज पर्टिकुलर स्पेस पे, पर्टिकुलर प्लेस पे ही क्या करे, रेडिएशन प्रदान करे, रेडिएशन को डाले। आई बात समझ में? मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? एक्सटर्नल का मतलब होता है कि बाहर से रेडिएशंस का यूज करना, और इंटरनल का मतलब होता है कि इंटरनली रेडिएशंस का यूज करना। आगे बात समझ में? सर्विक्स का जब भी कैंसर होता है तो हमें क्या करना होता है, सर्वाइकल जब भी कैंसर होता है या सर्विक्स का जब भी कैंसर होता है तो हमें इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी का यूज करना होता है। उसके अंदर एक रेडियम रॉड या रेडिएशन की एक रॉड होती है, उस रॉड को इंसर्ट करना पड़ता है वजाइना के थ्रू सर्विक्स तक। ठीक है, अब उस सर्विक्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि बाहर से रेडिएशंस डालते हैं, और क्या करते हैं, वो जो रेडियम रॉड है हमारी, वो रेडियम रॉड क्या करती है, सर्विक्स पे जहाँ पे कैंसर सेल है प्रेजेंट है, वहां पे रेडिएशंस को पहुंचाती है। पहुंचाती है नहीं पहुंचाती है कि सर बिल्कुल पहुंचाने का काम करती है। आगे बात समझ में? अब इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि सपोज दैट क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि पेशेंट कह रहा है कि मेरी जो रॉड है मेरे पैरों के बीच में आ चुकी है, मतलब वहां से निकल चुकी है, वजाइना के थ्रू वो बाहर आ चुकी है, और मुझे फील हो रही है मेरी टांगों के बीच में। ठीक है, और जैसे ही नर्स ने देखा, हम कह सकते हैं रेडियम रॉड डिसलॉस। डिसलॉस का मतलब डिस्कनेक्ट हो गई है, जगह से निकल चुकी है। इसकी भी एक बहुत लंबी प्रोसेस है कि जब भी रेडियम रॉड जो होती है वो निकल जाती है तो आपको कैसे छूना है। उसको ऐसे ही टच नहीं करना होता है। सबसे पहले पेशेंट को कहना है, अगर उसके टांगों के बीच में फंसी हुई है तो उसको कहना है डोंट मूव, कि अपने हाथ पैरों को कतई नहीं चलाए, चुपचाप लेटा रहे। उसके बाद आपको क्या करना है, ग्लव्स पहनने हैं लॉन्ग हैंडल, और लॉन्ग हैंडल क्या करना है, मैं इसको प्रोसेस में लिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले आपने क्लाइंट को बोला कि डोंट मूव, ठीक है, मूव नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, वियर लॉन्ग ग्लव्स। ऐसे ग्लव्स होते हैं जो कि रेडियो ऑप्टिक सब्सटेंस को क्या करते हैं, उसके अपोजिट होते हैं, मतलब कि उसको छूने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लॉन्ग हैंडल ग्लव्स वियर करने हैं आपको। और उसके बाद क्या करना है, ग्लव्स पहनने हैं, शू कवर पहनने हैं, शू पहनने हैं। ठीक है, और क्या करना है, एप्रॉन पहनना है, लेड एप्रन होता है, ये सब पहनना है। और यूज लॉन्ग हैंडल फोर्सेप। लॉन्ग हैंडल फोर्सेप्स का यूज करना है, दूर से ही उसको पकड़ना है, और कहाँ रखना है, कहाँ रखना है, एक लेड पॉलिथीन के अंदर, लेड कंटेनर के अंदर। डिपोजिट इन लेड कंटेनर, लेड कंटेनर के अंदर इसको डिपोजिट कर देना है। और जब आप उसको डिपोजिट कर दोगे तो उसको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है एसआर को, इन्फॉर्म टू द रेडियो एसआर, कि भैया ऐसे ऐसे कंडीशन हो गई है और ऐसे हमने उसको कर दिया। ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं।
तो आपको इसको समझना है क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है। मैंने आपको बताया दो तरह की रेडिएशंस होती हैं, इंटरनल होती है और एक्सटर्नल होती है। ठीक है, इस बात को भी आपको समझना है कि कैंसर सर्विक्स के अंदर, सर्विक्स ऑफ कैंसर के अंदर हम क्या करने हैं, रेडियम रॉड को इंसर्ट करते हैं रेडिएशन देने के लिए। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि पेशेंट कह रहा है कि मेरा जो टांगों के बीच में मुझे फील हो रहा है, आपने देखा और वहां पे क्या देखने को मिला, आपको रेडियम रॉड जो है वो बाहर निकल चुकी है, डिसलॉज हो चुकी है। तो आपने सबसे पहले काम क्या करना है, कॉल द रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर। फिर सबसे पहले आपको रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर को कॉल नहीं करना है, क्योंकि पहले पेशेंट की जान बचानी है, पेशेंट को खतरे से बचाना है। अगर इसके अंदर आता क्वेश्चन के अंदर कि डोंट मूव द पेशेंट, कि आपको पेशेंट को एनकरेज करना है कि बिल्कुल भी नहीं हिले, तो इसके अंदर ये आंसर जाता, लेकिन इसके आंसर वो आंसर नहीं है। पुट द रबर ग्लव्स, रबड़ के ग्लव्स आपको पहनने हैं, एंड पुट द रेडिएशन रॉड इन द बाथरूम अंटिल द हेल्प अराइव्स। कि रेडिएशन रॉड को बाथरूम में रख देना है, कि बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, कहीं भी उसको नहीं रखना है, कहीं भी नहीं रखना है। ठीक है, देखो इसने बात तो सही कही है कि आपको रबड़ के ग्लव्स पहनने हैं, रेडिएशन को क्या करना है, उठाना है और उसको बाथरूम में ले जाके रख देना है, ऐसा नहीं करना है, लेकिन बाथरूम में नहीं रखना है। ग्लव्स तो पहनने ही पहनने हैं, लेकिन बाथरूम में नहीं रखना है, तो ये भी बात गलत हो गई। यूजिंग द लॉन्ग फॉरसेप्स एंड प्लेस द रेडियम निडल, रेडियम रॉड इन द लेड कंटेनर, लेड लाइन कंटेनर। बहुत बढ़िया, कि आपको उसको लॉन्ग हैंडल से उठाना है और रेडियम कंटेनर के अंदर रखना है, लेड कंटेनर के अंदर रखना है। बहुत बढ़िया बात। तो क्वेश्चन का आंसर गया हमारा 3 नंबर। एंड कामली क्या कह रहा है, कामली री इंसर्ट द रॉड, बिल्कुल री इंसर्ट नहीं करना है। आपने री इंसर्ट करने की कोशिश करी और क्या हो जाएगा, पेशेंट को डैमेज देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी आपको ये नहीं करना है, पेशेंट को खतरे में नहीं लाना है, कि आप बचाने के चक्कर में पेशेंट को क्या कर दो, खतरे में ला दो। तो आपको यही काम सारे करने हैं, मैंने जो आपको 1 बाय 1 बताए हैं, ऐसे के ऐसे ही आपको क्या करना है, इसको प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। सबसे पहली स्टेप तो हमारी होती है कि आपने जब भी देखा कि पेशेंट की रेडियम रॉड है, या फिर हम कह सकते हैं रेडियम जो सब्सटेंस है वो बाहर निकल चुका है, तो उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, पेशेंट को बोलना है कि बिल्कुल हिलना नहीं है, डोंट मूव। उसके बाद आपको रबड़ वाले ग्लव्स पहनने हैं, शू पहनने हैं, लेड एप्रॉन पहनना है, मतलब अपनी पीपीई किट आपको पहननी है, ताकि आप भी सेफ रहो। और उसके बाद यूज लॉन्ग हैंडल फोर्सेप्स, लॉन्ग हैंडल फोर्सेप्स होगी तो क्या हो जाएगा, कि आपका जो हाथ है वो बच जाएगा रेडिएशन खाने से। आपका जो हाथ है वो रेडिएशन खाने से बच जाएगा, क्योंकि वो लंबी रॉड होगी, और लंबी रॉड से आप पकड़ोगे तो रॉड रॉड भी काफी दूर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे उसको पकड़ना है, लेड के अंदर रखना है, लेड कंटेनर के अंदर उसको डाल देना है और इन्फॉर्म कर देना है। ठीक है, उसको पैक कर देना है, सील पैक होता है वहां से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, A young woman asked the nurse, "An oral contraceptives have any side effect? And what is the best response for the nurse to make?" एक पेशेंट है, एक यंग वुमेन है जो कि क्या खा रही है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है, एंड हैव एनी साइड इफेक्ट्स के बारे में पूछ रही है। व्हाट इज द बेस्ट रिस्पॉन्स द नर्स। सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी होगी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर क्या चीजें होती हैं। देखो, जब भी हम ओसीपी खाते हैं, तो इनके अंदर क्या होता है, कंटेंट क्या होता है, सबसे पहली बात इसके अंदर होता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, और क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है। अगर किसी को नहीं पता प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन क्या काम करता है, तो प्लीज गो एंड वॉच, मैंने आपको पूरी लेक्चर ले रखा है। मैंने आपको बताया था एस्ट्रोजन जब भी होता है, एस्ट्रोजन जब भी आप बॉडी के अंदर खाते हो, तो ये हमारे डेवलपमेंट के लिए काम करता है, बॉडी डेवलपमेंट के लिए। बॉडी डेवलपमेंट होगा तो वेट गेन होगा। ठीक है, वेट गेन होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये ब्रेस्ट को पनपने में काम करता है, ये हमारे जितने भी हमारे जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं उनको पनपाने में काम करता है, उनकी वृद्धि में काम करता है। ठीक है, तो आप जब भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट्स खाते हो, तो आप क्या क्या देखने को मिलता है, आपको फ्लूइड रिटेंशन देखने को मिलेगा, वेट गेन देखने को मिलेगा, और नौजिया की फीलिंग आपको देखने को मिल सकती है। क्या देखने को मिलता है, नौजिया, फ्लूइड रिटेंशन और वेट गेन आपको देखने को मिलता है। एंड व्हाई डू यू आस्क लुक एट द बेनिफिट, आप क्यों पूछ रहे हो उनके बारे में, ये भी बात गलत है। यू आर कंसर्न अबाउट समथिंग, कुछ आपको डाउट है, तो ये बात भी हमें, गलत बात नहीं करनी है हमें। इंक्रीज द लिबिडो एंड डिक्रीज द ब्रेस्ट साइज, देखो ब्रेस्ट साइज को डिक्रीज नहीं करता है, ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज करने का काम करता है। इन डायरिया, डायरिया नहीं काम करता है, ध्यान रखना, डायरिया करने का भी काम नहीं करता है। अगर मैं आपसे कहूं
कि ओसीपीज क्या काम करती है, तो ओसीपीज का कॉन्स्टिपेशन का इफेक्ट क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन का इफेक्ट होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आई? फटाफट से आंसर करेंगे बच्चों। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने आपको चीजें बताई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बताई हैं, क्योंकि ये सारी चीजें एग्जाम में बार बार पूछी गई है, इसीलिए मैंने आपको ये चीजें बताई हैं। आई या नहीं बात समझ में? चलिए, देखो डिक्रीज ब्रेस्ट साइज नहीं करेगी, इंक्रीज करेगी ब्रेस्ट साइज को, डायरिया नहीं करेगी, कॉन्स्टिपेशन का काम करेगी। लिबिडो का मतलब क्या होता है? लिबिडो का मतलब होता है डिजायर टू सेक्स, सेक्स करने की इच्छा होना लिबिडो कहलाता है। ठीक है, तो इससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। A woman who is a woman who is at about 6 weeks gestation, एक वुमेन है जो कि 6 weeks ऑफ gestation मतलब कि 6 weeks उसकी प्रेगनेंसी है। 6 weeks का मतलब होता है 1.5 महीने, 1.5 months। ठीक है, इफ सी आस्क कैन लिसन द बेबी हार्ट बीट, कि आप उसको अपने बच्चे की हार्ट बीट क्या सुननी है, सुननी है, उसकी तीव्र इच्छा हो रही है कि उसके बच्चे की जो हार्ट बीट है वो सुननी है। व्हाट शुड द इंक्लूड द नर्स रिप्लाई, मतलब अपने रिप्लाई में क्या इंक्लूड करेगी? फटाफट से आंसर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या आंसर आपका रहने वाला है? जल्दी आंसर करेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फटाफट से आंसर करेंगे, इसका क्या आंसर रहने वाला है? चल, चलिए, देखो क्वेश्चन के अंदर क्या क्या है। द हार्ट इज नॉट बीटिंग द एट अ 6 वीक, कि हार्ट भैया 6 वीक में बीट नहीं करता है। गलत बात। हार्ट 6 वीक पे बीट नहीं करता, ये तो बात ही गलत है। भाई बीट तो करता है, बीट तो करता है। द हार्ट, द हार्ट इज फॉर्म्ड एंड बीटिंग what 2 weeks, what 2 weeks to be heard with a स्टेथोस्कोप। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर्म्ड एंड बीटिंग, बट हार्ट तो आपका बीट कर रहा है लेकिन आप अभी उसको स्टेथोस्कोप से नहीं सुन सकते हैं। बट 2 weeks, कुछ वीक्स में आप उसको स्टेथोस्कोप से सुनने लगेंगे, लेकिन अभी नहीं। लेकिन अभी नहीं, लेकिन आपका जो बच्चे का हार्ट बीट है वो बीट तो कर रहा है, लेकिन आप उसको स्टेथोस्कोप से कुछ दिनों में, कुछ वीक्स में सुनने और लगो। ठीक है बच्चों, 2 weeks का मतलब होता है कि कुछ दिन और। द हार्ट बीट कैन बी हियर्ड विद द इलेक्ट्रिक फिटोस्कोप, कि आपको इलेक्ट्रॉनिक फिटोस्कोप से आप सुन सकते हो। द हार्ट डज नॉट स्टार्ट बीटिंग अंटिल द 20 weeks, ये भी बात गलत है, ये भी बात गलत है। क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 2, कि आप इसको कुछ दिनों के बाद स्टेथोस्कोप से सुन सकते हो। ठीक है बच्चों, क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। देखो हार्ट बीट की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको पता है कि हम अगर यूएसजी की बात करें, यूएसजी की अगर हम बात करें या फिर हम फीटोस्कोप की बात करें, देखो यूएसजी की अगर आपकी बात करनी तो आप 6 मंथ पे, 6 वीक पे सीख सकते हो। 6 वीक्स पे आप क्या कर सकते हो, यूएसजी के द्वारा सुन सकते हो। ठीक है, लेकिन बहुत टिपिकल होता है। अगर मैं आपसे बात करूं तो 10 वीक्स पे आप क्या कर सकते हो, इसको फीटोस्कोप से सुन सकते हो। और 18 वीक्स पे आप उसको क्या कर सकते हो, स्टेथोस्कोप से सुन सकते हो। और भी अगर डिटेल में जानना है तो मेरी पूरी क्लासेस मैंने ले रखी हैं ओबीजी के रिगार्डिंग,
तो ओबीसी के रिगार्डिंग जितनी भी क्लासेस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ए वुमेन कम्स टू द डॉक्टर्स ऑफिस, एक वुमेन आती है डॉक्टर के ऑफिस में आती है फॉर अ रूटीन चेकअप के लिए आती है, एंड सी इज 34 वीक जेस्टेशन, मतलब 34 वीक्स का उसका बच्चा हो चुका है, उसकी प्रेगनेंसी हो चुकी है। एंड द नर्स नोट ऑल द फॉलोइंग एंड विच वुड द ग्रेटेस्ट कंसर्न टू द नर्स, क्या उसको कंसर्न देना है, कौन सा कंसर्न उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपके पास कोई महिला आई, आप सपोज दैट एक वर्किंग, कहाँ पे वर्किंग कर रहे हो, आप एक ओबीसी वाले डिपार्टमेंट के अंदर वर्किंग हो, ऑप्स वाले गायनी वाले आप डिपार्टमेंट के अंदर वर्किंग हो, ठीक है। वहां पे आपके पास एक 34 वीक्स की एक महिला आपके पास आती है, ठीक है। 34 वीक की 7.5 महीने, मतलब 7.5 महीने हुए ना, 8 चौका 32, 8.5 महीने की भाई, 8.5 महीने की, मतलब कि 8.8 ऐसे समझ लो, 8.5 महीने की, मतलब 8.5 महीने की आपके पास एक महिला आती है और उसका आपको कौन सा कंसेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। वेट गेन हो रहा है 2 LV, 2 LV इन 2 वीक्स, कि भैया एक वीक के अंदर कितना हो रहा है, 1 LV हो रहा है, 2 वीक्स के अंदर 2 LV हो रहा है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात तो गलत है ही नहीं, तो ये भी कंसर्न नहीं हो सकता। स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिमा, डिपेंडेंट एडिमा बिल्कुल होगा, ये बात भी बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये भी बात गलत है। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि गलत बात कौन सी है, विच वुड द ग्रेटेस्ट कंसर्न, कि वो उसको जरूरत है डॉक्टर से कंसर्न करने की, कि इंपॉर्टेंट चीज है, तो गलत चीज होगी तभी तो हम कंसर्न करेंगे, सही चीज है नॉर्मल चीज है तो हम कंसर्न क्यों करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो फीटल हार्ट रेट 115 ब्रीथ पर मिनट की, भैया बच्चे की जो हार्ट रेट होती है वो इतनी तो होती है, 140 से 160 मानते हैं, जबकि 180 तक नॉर्मल मानते हैं। 140 से 160 तक नॉर्मल होती है, लेकिन 180 तक भी नॉर्मल मानी जाती है, तो ये भी नॉर्मल बात है। ब्लड प्रेशर क्या होता है बच्चों, ब्लड प्रेशर उसका हाई लेवल पे है, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर नहीं है। आपको इसमें अबनॉर्मल चीजें ढूंढनी है, अबनॉर्मल चीजें ग्रेटेस्ट कंसर्न के अंदर आती है, ठीक है। आप जब भी उसका बीपी देखोगे तो आपको 150/94 देखने को मिला, मतलब उसको क्या है बच्चों, हाइपरटेंशन की बीमारी है। और हाइपरटेंशन कैसा, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, पीआईएच देखने को मिलता है। पीआईएच का मतलब है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, कि प्रेगनेंसी की वजह से क्या हुआ है, उसको हाइपरटेंशन की कोई बीमारी है, या फिर उसको कोई पहले से बीमारी है, तो दो कंडीशंस होती है। तो आपको इसके बारे में कंसर्न करना पड़ेगा कि पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा देखने को मिला है, और ये हमारी एकदम प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन होगा इसको कम करना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है प्रेगनेंसी से, जितनी भी मैंने प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन आपको पूरा पढ़ा रखा है, जाके वहां पे देखें, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपको बस जाके देखना है, बहुत मजा आ जाएगा आपको, हर चीजें आपके टेक्स्ट पर हो जाएंगी, एक बार आपने अगर वो टॉपिक पढ़ लिया तो आपके उंगलियों पे सारी चीजें हो जाएंगी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आगे बात समझ में, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, यहाँ तक के लिए इतना ही काफी है, आगे की नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आज जितने भी क्वेश्चंस हमने करवाए हैं आपको समझ में आए होंगे, आई होप। और देखो, क्वेश्चन करने का मतलब क्वेश्चन करना ही नहीं होता है कि हमने 5-7 क्वेश्चन ले लिए उनको समझा दिया, नहीं। हमारा टारगेट होता है कि उसके इर्द गिर्द सारी चीजों को हम पढ़ें, उनको समझें। अगर हमने यहाँ 10 क्वेश्चन भी करे हैं तो 10 क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस ये है, 10 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट ये है कि उस 10 क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ें। उस क्वेश्चन से, अगर इस लेक्चर से अगर कोई भी एक क्वेश्चन फंसता है तो हमारा गलत नहीं होना। आगे बस में जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं उनको आप डिटेल में जाके पढ़ें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हमें और आपको दोनों को आगे बढ़ने का मौका मिले। थैंक यू सो मच।